Hello friends, this is the unit number 3 of the surveying subject. The name of the unit is Angular Measurement. As you are very well known that I have started the specific topic first of all with the theory, and then later on stages we go for the MCQ and its explanation. So without wasting much more time, let's go through the unit. The very first thing is in the angular measurements. Angular measurements, that is related with the angle, find out the angles, right? So in the previous unit that we have learned what is the meaning of the linear measurement. Okay, so linear measurement के लिए हमें chain surveying करना पड़ता है. Chain surveying is that process through that we can find out the linear measurement. So chain surveying can be used when the area to be surveyed is comparatively small and it's fairly flat. So whenever we have a flat area, जब भी हमारे पास flat area होता है वहां पे, और small area, these are the two constraint. दो constraint है chain surveying use करने के लिए. The very first thing is जो area है वो small होना चाहिए और जो हम ग्राउंड यूज कर रहे हैं वो फ्लैट होना चाहिए. बिकॉज चेन सर्वेइंग की प्रोसेस में हमें पता है कि जब भी हम चेन सर्वेइंग करते हैं हम चेन को एक बार ही स्ट्रेट पोजीशन में रख देते हैं. आफ्टर दैट वी आर नॉट डिस्टर्बिंग द अलाइनमेंट ऑफ द चेन. तो उसके लिए फ्लैट ग्राउंड होना जरूरी है. तो जब भी फ्लैट ग्राउंड है और द स्मॉल एरिया है वहां पे हम चेन सर्वेइंग कर सकते हैं. बट it is not necessary that every time we are getting this condition. Okay, जहां पे एरिया लार्ज है, जहां पे undulation है, undulation that means ऐसा एरिया है and the crowded with the many details, so वहां पे triangulation is not possible. Triangulation that means triangulation is the principle of chain surveying. हम chain surveying में करते क्या है, हमारे पास जो भी एरिया है वो एरिया को हम छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं एंड देन वी गो फॉर द सर्वे वर्क. तो ये चीज जहां पे लार्ज एरिया है, जहां पे अंड्यूलेशन है, जहां पे बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल है, वहां पे ये मेथड पॉसिबल नहीं है. सो पर्टिकुलरली इन दिस कंस्ट्रेंट हम सर्वे कैसे कर सकते हैं? सो द आंसर इज ट्रैवर्सिंग मेथड. In such an area, the method of traversing is used. अब traversing का मतलब क्या होता है? Traversing का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे दो चीजें चाहिए, एक डिस्टेंस, दूसरा एंगल. दो चीजें चाहिए, दो चीजों की हेल्प से हम ट्रैवर्स प्रिपेयर कर सकते हैं. सो ट्रैवर्स इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड द एंगल. ओके, अब ये जो ट्रैवर्स है उसके दो पार्ट है, क्लोज्ड ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स. क्लोज्ड, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, दिस बोथ द पॉइंट्स आर मीटिंग एट अ वन कॉमन पॉइंट. मतलब कि यहां से हमने स्टार्ट किया, दिस इज द ए स्टेशन, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, डी, E, F एंड अगेन हम A पे आते हैं. तो जहां से हमने स्टार्ट किया था वही पॉइंट पे हम एंड में आते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोज ट्रैवर्स. ओपन ट्रैवर्स में क्या होता है? ओपन ट्रैवर्स में हमने जहां से स्टार्टअप किया वहां से हम वापस नहीं आते. तो यहां से हमने स्टार्ट किया A और सपोज हमारा ये B पॉइंट है, A से B गए, B से C गए, C से D गए और D से E गए. तो E से हम E और A का जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट नहीं है, राइट? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ ओपन ट्रैवर्स. Starting point and the ending point are not meeting at a one common point. That's called as a open traverse. जहां पे भी हमें टेलीफोन की लाइन बिछानी होती है वहां पे ओपन ट्रैवर्स यूज होते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट इज
व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे? 1 मार्क्स का MCQ. The principle of the compass survey is traversing. What is the correct answer? Traversing is the correct answer. Traverse का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया. It is a series of connected lines and the magnetic bearing of the lines that are measured by the prismatic compass. And the distance is measured by the chain or a tape. तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एंगल है एंड लाइन है. लाइन का या डिस्टेंस का मेजरमेंट हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप, एंड एंगल का मेजरमेंट लेते हैं हम कंपास से. यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं प्रिज्मेटिक कंपास. कंपास सर्वे कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? कंपास सर्वे इज रिकमेंडेड व्हेन द एरिया इज लार्ज, अनड्यूलेटिंग एंड द क्राउडेड विद द मैनी डिटेल्स. ये तीन कंडीशन जहां पे होती है वहां पे हम कंपास सर्वे कर सकते हैं परफॉर्म. जब भी एरिया स्मॉल है और फ्लैट टेरेन है वहां पे हम चेन सर्वे करते हैं. जहां पे एरिया लार्ज है, अंड्यूलेशन है और क्राउडेड विद द मैनी डिटेल्स है वहां पे हम कंपास सर्वे करते हैं. कंपास सर्वे इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द एरियाज where the local attraction is suspected due to the presence of magnetic substances like the steel structures, iron ore deposits, electric cable conveying currents. That means what? कंपास सर्वे कौन से एरिया में रिकमेंडेड नहीं है? जहां पे लोकल अट्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. लोकल अट्रैक्शन क्या होता है? लोकल अट्रैक्शन इज अ वन काइंड ऑफ एरर. हमें पता है कि जब भी मैग्नेटिक नीडल है, अगर उसके आसपास कुछ भी मैग्नेट्स आप रख दो, लाइक वहाँ पे कुछ स्टील स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है या वहाँ पे पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक केबल जा रहे हैं जो करंट लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपने मैग्नेटिक नीडल रखा है तो वो मैग्नेटिक नीडल आपको परफेक्ट रीडिंग नहीं देगा. वो आपको लिटिल बिट डेविएशन आ जाएगा उसमें. That means we are getting the incorrect reading, और वो incorrect reading को ही बोलते हैं हम local attraction. That means we are not getting the actual correct reading. ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे magnetic things present होती है. जहाँ पे भी magnetic things present है वहाँ पे अगर हमने magnetic needle का यूज किया तो हमें जो reading चाहिए वो reading हमें नहीं मिलता है, उससे little bit deviation हो जाती है. So that is called as a local attraction. So compass survey कहाँ पे recommended नहीं है? जहाँ पे magnetic substances present है वहाँ पे. अब what is the working process of the prismatic compass? Prismatic compass that means जहाँ पे हम prism का use करते हैं. Prismatic compass में prism का use करते हैं. So when the needle of the compass is suspected freely, it always points towards the north. जब भी वो नीडल फ्रीली मूव होती है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करती है. तो therefore all the angles are measured with respect to north line. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नॉर्थ लाइन से ही हमें सारे एंगल्स मेजर करने होते हैं. किसमें? प्रिज्मेटिक कंपास में. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बेयरिंग ऑफ अ लाइन? बेयरिंग का मतलब क्या होता है? इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय अ सर्वे लाइन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जब भी हम प्रिज्मेटिक कंपास यूज करते हैं तो उसमें जो रीडिंग आएगा वो रीडिंग लेते टाइम हमें दो चीजें याद करनी पड़ेगी. एक तो है कि वो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ लाइन होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ लाइन, और दूसरा होना चाहिए कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल होना चाहिए. सो आप इसको लिमिटेशन बोल सकते हो, इसके कंस्ट्रेंट बोल सकते हो, राइट? प्रिज्मेटिक कंपास का कंस्ट्रेंट क्या है? तो यहाँ प्रिज्मेटिक कंपास से हम जो भी एंगल लेते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन से ही आता है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आता है. सपोज यहाँ पे दो लाइन है A एंड B. सो A एंड B के बीच में जो एंगल आ रहा है थीटा 1, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो वो कैसे आएगा?
नॉर्थ से आएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल आएगा दैट इज कॉल्ड एज अ थीटा 1। सिमिलरली ए से सी का एंगल चाहिए तो वो आएगा थीटा 2। देन ए से डी का चाहिए थीटा 3 एंड देन ए से ई का चाहिए तो थीटा 4। दैट मीन्स all the angles are measured with respect to north line and in a clockwise direction. ये इसको बोलते हैं clockwise direction. This is the clockwise direction. This one is anti-clockwise direction. तो हम जो एंगल फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे clockwise डायरेक्शन से ही, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नहीं फाइंड आउट करेंगे. While using the compass, it's usually mounted on a light tripod stand having a vertical spindle in the ball and socket arrangement to which the compass is screwed. That means कि हम ये compass जब practical work के लिए लेके जाते हैं फील्ड पे तो वहां पे हमें certain height चाहिए, certain comfortable height is required for performing the experiment. तो उसके लिए हम एक ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं. वो ट्राइपॉड स्टैंड में एक बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम कंपास को उसके साथ फिट कर सकते हैं, ताकि एक बार हमने कंपास को फिट किया उसके बाद वो ज्यादा मूव ना करे और हम करेक्ट रीडिंग ले पाए. दैट इज द मोटिव बिहाइंड इट. अब कौन सी प्रोसेस करनी पड़ती है जब भी हम कंपास से रीडिंग ले रहे हैं? तो very first thing is go for the centering process. Second one is leveling process and third one is focusing process. आप जितने भी टाइम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो आपको ये 3 टेम्पररी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं. जब भी हम टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं उसके बाद ही हम रीडिंग्स ले पाते हैं. सो टेम्पररी एडजस्टमेंट में 3 प्रोसेस होती है: सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग. सेंटरिंग में क्या क्या चीज आती है? सेंटरिंग का मतलब होता है कि हमने जो कंपास को रखा है वो एग्जैक्टली ग्राउंड पॉइंट जहां पे हमने मार्क किया है वही पॉइंट पे हमने कंपास हमारा आना चाहिए. इट इज द ऑपरेशन इन विच द कंपास इज केप्ट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन फ्रॉम वेयर द बेयरिंग इज टू बी डिटरमाइंड. बेयरिंग दैट मीन्स एंगल. जिस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें एंगल मेजर करने हैं वो ही पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें कंपास को रखना है. तो सर्वेइंग प्रोसेस क्या, सेंटरिंग प्रोसेस क्या होती है? सेंटरिंग प्रोसेस दैट इज द प्रोसेस इन विच द कंपास इज केप्ट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन फ्रॉम वेयर द बेयरिंग इज टू बी डिटरमाइंड. कैसे करते हैं? It is checked by dropping a small pebble from the underside of the compass, and if the pebble falls on the top of the peg, then the centering is correct. If not, then the centering is corrected by the adjustment of the legs of the tripod. क्या होता है? सबसे पहले जब भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं हम ग्राउंड पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पैग इंसर्ट करते हैं. पैग क्या होता है? इट इज द मेड अप फ्रॉम द वुडन मेंबर जिसका बॉटम पोर्शन पॉइंटेड होता है. ये पॉइंट हम ग्राउंड में इंसर्ट करते हैं और इसका सपोज सेंटर पॉइंट यहाँ पे आया तो हमारा जो कंपास हमने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, ठीक है, ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है. ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर ही हमने क्या किया हुआ है? कंपास को सेट किया हुआ है. तो ये कंपास का सेंटर पॉइंट, वहां से अंदर की साइड से हम एक छोटा सा पत्थर है वो यहाँ से हम क्या करते हैं? स्टोन का पीस हम यहाँ से डालते हैं, ड्रॉप करते हैं. वो एग्जैक्टली कहाँ पे टच करना चाहिए? इसके सेंटर पॉइंट पे, पैग के सेंटर पॉइंट पे. जब भी वो पैग के सेंटर पॉइंट पे टच करता है दैट मीन्स कि हमारा सेंटरिंग प्रोसेस परफेक्ट है. अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास ये जो 3 लेग्स है ट्राइपॉड स्टैंड के, ये ट्राइपॉड स्टैंड के लेग को हमें क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है. ओके, और वो एडजस्टमेंट करने के बाद डू द सेम प्रोसेस अगेन एंड देन चेक वेदर वी आर गेटिंग द सेंटरिंग प्रोसेस और नॉट. सेकेंड प्रोसेस इज लेवलिंग. Leveling of the compass is done
with the aim to freely swing the graduated circular ring of the prismatic compass. This can be checked by rolling round pencil on the glass cover. ये जो यहाँ पे कंपास है, कंपास के टॉप सरफेस के ऊपर आप एक पेंसिल को मूव करवा दो, यहाँ पे फ्रीली मूव करवा दो, तो क्या करे, अगर ये प्रॉपर लेवलिंग में है तो वो पेंसिल इजीली रोल करेगा, वो पेंसिल नीचे नहीं आ जाएगा। लेवल में है तो पेंसिल नीचे नहीं गिरेगा, वही सरफेस के ऊपर वो रोल करेगा। सो थ्रू दैट प्रोसेस वी कैन चेक द लेवलिंग वर्क। Third one is a focusing. The prism is moved up or down and it's slide till the graduations on the aluminium ring that are clearly seen, sharp and the perfect focus. The position of the prism will depend upon the vision of the observer. Focusing के लिए हमारे पास जो भी वहाँ पे आई वैन है, ऑब्जेक्ट वैन है, उसमें से हमें क्लियरली विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज अ सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास, इट इज सिमिलर टू द प्रिज्मेटिक कंपास except that it has only plain eye slit instead of the eye slit with the prism and the eye hole. प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म होता है, सर्वेयर कंपास में प्रिज्म नहीं होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली हमारी नेक्ड आई से ही रीडिंग्स ले सकते हैं। It's having the pointed magnetic needle in place of the broad from needle as in the case of the prismatic compass. तो यहाँ पे हम टॉप व्यू से ही रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पे इसका पॉइंटेड मैग्नेटिक नीडल है जिसकी हेल्प से हम एंगल मेजर कर सकते हैं। Now what is the working procedure of the surveyor compass? So first two operation that are similar to the prismatic compass, but method of taking the observation differs from that. That means centering and leveling वो दोनों process same है, जैसे हम prismatic compass में करते हैं वैसे ही हम surveyor compass में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो observation लेना है वो little bit different है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वहां पे हमें प्रिज्म की हेल्प से ऑब्जेक्ट को देखना पड़ता है, यहाँ पे हमें we can see the object directly. In the surveyor compass, the reading is taken from the top of the glass and under the tip of the north end of the magnetic needle directly. So no prism is required over here. यहाँ पे कोई प्रिज्म की जरूरत नहीं है, आप बिना प्रिज्म के ही रीडिंग ले सकते हो। Very important question, that is the difference between prismatic compass and the surveyor compass. These are the common point through that both the methods are differentiated. Magnetic needle. Magnetic needle prismatic compass में कैसी होती है? Broad होती है, but it does not act as a index. यहाँ पे जो needle है वो pointed needle है and it is also act as an index. Graduated ring or cart, यहाँ पे the graduated ring is attached with the needle. This does not rotate along with the line of the sight. Graduations are in the whole circle bearing system. Whole circle bearing, later on I'll discuss what do you mean by that. But जो prismatic compass से हमें रीडिंग्स मिलते हैं वो मिलते हैं होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में, जो स्टार्ट होती है 0 से और फिर 0 to 90, दैट इज अ 1 quadrant, 90 to 180 second quadrant, 180 to 270 third quadrant and 270 to 360 fourth quadrant. So fourth quadrants are there and हम उसमें से रीडिंग्स लेते हैं। The graduations are engraved inverted. अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें रीडिंग्स इन्वर्टेड दिखती है। इसके लिए जब भी हमें रीडिंग्स लेना है तो हमें प्रिज्म से ही लेना पड़ेगा। प्रिज्म से अगर आप रीडिंग ले रहे हो तो वो आपको परफेक्ट रीडिंग मिलेगी, अदरवाइज आप टॉप व्यू से रीडिंग नहीं ले पाओगे प्रिज्मेटिक कंपास में। सर्वेयर कंपास में द ग्रेजुएटेड रिंग इज अटैच्ड टू द बॉक्स
and not to the needle. This rotates along with the line of sight. Graduated ring यहाँ पे rotates होती है line of sight से. The graduations are in the quadrantal bearing system having 0 at the north end, south end and 90 at the east and the west are interchangeable. यहाँ पे interchange होता है east and west. The graduations are erect. Sighting vanes कैसी होती है? Sighting vanes prismatic compass में the object vane consists of a metal vane with the vertical hair. The eye vane consists of a small metal vane with a slit. और surveyor compass में object vane consists of a metal vane with the vertical hair and the eye vane consists of a vane with the fine slit. Reading system प्रिज्मेटिक कंपास में हम डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, इसमें प्रिज्म की हेल्प से ही रीडिंग लेना होता है. Sighting and the reading can be done simultaneously from the one position of the observer. यहाँ पे readings are taken by the directly seeing through the top of the glass. Sighting and readings cannot be done simultaneously from the one position of the observer. यहाँ पे दोनों चीजें साथ में कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते. Tripod stand may or may not be provided. Instruments may be used even by holding it in hand. आप अपने हाथ पे उसमें उसको होल्ड करके भी रीडिंग्स ले सकते हो प्रिज्मेटिक कंपास में. बट सर्वेयर कंपास में द इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट अ ट्राइपॉड. सर्वेयर कंपास में हमें ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज अ मेरिडियन. मेरिडियन दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड लाइन. हम जब भी सर्वेइंग प्रोसेस करते हैं वहां पे हम एक फिक्स्ड पॉइंट को रेफरेंस मान के ही बाकी सारे पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. तो वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड लाइन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मेरिडियन. Bearing of a line is always measured clockwise with respect to some reference line or the direction. This fixed line is known as a meridian. Three types of meridians are there: magnetic meridian, true meridian, arbitrary meridian and the grid meridian. First of all, four types के meridian है: magnetic, true, arbitrary and the grid. Magnetic meridian में the direction shown by a freely suspended needle which is magnetized and balanced properly without influenced by any other factors is known as a magnetic meridian. Magnetic meridian जो एक वो ऐसी डायरेक्शन शो करती है जो अपने फ्रीली सस्पेंडेड नीडल जो डायरेक्शन दिखाएगी वो ही. बट उस टाइम पे कोई भी अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. True meridian is the line which passes through the true north and the true south. True north and true south के बीच में से जो line pass होती है, that is called as a true meridian. The direction of the true meridian at any point can be determined by either observing the bearing of a sun at 12 noon or by a sun's shadow. Arbitrary meridian, इन केस ऑफ द स्मॉल वर्क, जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, रेसिडेंशियल वर्क करना है, तो उसके लिए हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्या करते हैं, फिक्स मानते हैं टेम्पररी पर्पस के लिए, एंड देन वी लोकेट द डिफरेंट पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट. So in case of the small work or in places where the true meridian or the magnetic meridian cannot be determined, then any direction of a prominent object is taken as a reference direction called as a arbitrary meridian. Arbitrary meridian हम temporary work के लिए करते हैं, जहाँ पे true meridian and magnetic meridian determine करना possible नहीं है वहाँ पे. Grid meridian, any meridian that is parallel to the central meridian, that is called as a grid meridian. So meridian का मतलब होता है fixed line. जो particular fixed line से हम angle measure करते हैं, that is called as a meridian.
Meridian is called as a fixed line, fixed reference line. Now bearing that means it's a horizontal angle which it makes with the reference line or the meridian. मेरिडियन के साथ जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाती है वो लाइन को हम वो एंगल को हम बोलते हैं bearing. Bearing of a line is the horizontal angle that is made with the reference line. Depending upon the meridian, there are 4 types of the bearings are there. True bearing, magnetic bearing, grid bearing, arbitrary bearing. मतलब कि आगे हमने मेरिडियन देखा तो वो 4 टाइप्स के हैं. सिमिलरली हर एक मेरिडियन के अकॉर्डिंगली हम उसकी बेयरिंग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ट्रू मेरिडियन से हम जो फाइंड आउट करेंगे उसको ट्रू बेयरिंग बोलेंगे. मैग्नेटिक मेरिडियन से जो हम फाइंड आउट करते हैं एंगल उसको बोलते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग. Likewise, so true bearing, that is the line, true bearing of a line is the horizontal angle between the true meridian and the survey line. Survey line and the true meridian के बीच में जो horizontal angle बनता है उसको बोलते हैं true bearing. The true bearing is measured from the true north in the clockwise direction. Always हम north line से clockwise direction में ही angle find out करते हैं. Magnetic bearing of a line is the horizontal angle which the line makes with the magnetic north. Grid bearing of a line is the horizontal angle which the line makes with the grid meridian. Arbitrary bearing of a line is the horizontal angle which the line makes with the arbitrary meridian. जो particular meridian के साथ सर्वे लाइन का जो सर्वे लाइन और मैग्नेटिक सर्वे लाइन और द मैरिडियन वो दोनों के बीच में जो भी हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम बेयरिंग. अब वो ट्रू मैरिडियन से बनेगा तो वो ट्रू बेयरिंग आएगा, मैग्नेटिक मैरिडियन से बनेगा तो मैग्नेटिक बेयरिंग आएगा. लाइकवाइज दिस इज द फिगर. मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ एंड द ग्रिड नॉर्थ. अब ये जो हमने सर्वेयर कंपास एंड प्रिज्मेटिक कंपास लिया उसमें जो हम रीडिंग्स लेते हैं वो रीडिंग्स एक पर्टिकुलर सिस्टम में हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो वो 2 सिस्टम है हमारे पास. वन इज कॉल्ड एज अ होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम. होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम जो हम प्रिज्मेटिक कंपास से जो भी रीडिंग लेते हैं वो रिप्रेजेंटेशन होता है होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में. और जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में जो रीडिंग्स हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लेते हैं सर्वेयर कंपास से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम वही 2 कंस्ट्रेंट जो कंस्ट्रेंट हमने प्रिज्मेटिक कंपास में पढ़े थे. कौन से 2 कंस्ट्रेंट है? ऑलवेज मेजर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ लाइन एंड ऑलवेज मेजर एंगल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So the bearing of a line measured with respect to the magnetic meridian in a clockwise direction, that is called as a magnetic bearing, and that value varies from 0 to 360 degree. 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में एंगल आपका आता है. अब हम क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंगली देखें. द क्वाड्रेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ and the process in a clockwise direction as the first quadrant is 0 to 90. Each 90 degree that means 0 to 90, that is called as a one quadrant. So first quadrant is 0 to 90 degree in a clockwise direction, second quadrant 90 to 180, third one is 180 to 270 and fourth one is 270 to 360 degree, that is the fourth one. तो एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री के 0 से 90 डिग्री तक का रीडिंग वहां पे आता है. ऐसे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है. तो 4 क्वाड्रेंट्स और एक क्वाड्रेंट्स में 90 डिग्री, तो 90 into 4 that is a 360 डिग्री. टोटल वन इज अ 360 डिग्री. नेक्स्ट वन इज अ क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम. क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में जो भी 2 कंस्ट्रेंट थे प्रिज्मेटिक कंपास के कि हमें नॉर्थ लाइन से ही मेजर करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करना है, वो दोनों के दोनों कंस्ट्रेंट यहाँ पे
टोटली रिमूव हो जाते हैं। दैट मीन्स आप नॉर्थ और साउथ दोनों में से, दोनों पोल से आप रीडिंग्स ले सकते हो, आइदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, जो पर्टिकुलर लाइन से नजदीक में है वो आप ले सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास रीडिंग फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है तो वहां पे नॉर्थ से मेजर करना इजी रहेगा, क्योंकि नॉर्थ उसका नियरेस्ट प्लेस है। सिमिलरली अगर बियरिंग ऑफ लाइन जो आपकी सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है तो वो आप साउथ से मेजर कर सकते हो, क्योंकि साउथ इज द नियरर लाइन। सो ये यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो आपकी प्रिज्मेटिक कंपास में जो भी कंस्ट्रेन है वो यहाँ पे टोटली रिमूव हो जाता है। द सर्वेयर्स कंपास मेजर्स द बियरिंग ऑफ ए लाइन इन द क्वाड्रेंट सिस्टम। अभी is it possible to convert the reading from the whole circle bearing to reduced bearing, to quadrantal bearing? Yes, that is possible, and that process is called as a conversion। और उसमें से जो हमें रीडिंग मिलेगा वो हम बोल सकते हैं रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। रिड्यूस्ड बियरिंग समवॉट सिमिलर होता है quadrantal bearing system से। that value is lies between 0 to 90, but the quadrants should be mentioned for the proper designation। reduced bearing, this is the first quadrant, जिसको आप first quadrant भी बोल सकते हो, उसको NE quadrant भी बोल सकते हो। देखो ये N है और E है, तो पर्टिकुलर अगर इतना पोर्शन चाहिए तो हम इतने ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन आएगा NE क्वाड्रेंट, ये वाला आएगा SE क्वाड्रेंट, ये वाला आएगा SW क्वाड्रेंट, ये वाला आएगा NW क्वाड्रेंट। एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी है कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में जब भी बात करते हैं तो उस टाइम पे हम नॉर्थ पहले लिखते हैं, और जब भी सेकेंड एंड फोर्थ के बारे में बात करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड के बारे में, तभी हम लिखेंगे साउथ, क्योंकि ये सिमिलर होता है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम से। सो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में जो कंस्ट्रेन है वो कंस्ट्रेन तो हमारे पास सिर्फ एक ही है कि साउथ और नॉर्थ दोनों में से जो नियरर प्लेस मिल रही है वहां से आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए सर्टन रूल्स है जो हमें याद रखने पड़ेंगे जब भी हम ये कन्वर्ट करते हैं। तो अगर होल सर्कल बियरिंग में आपके पास एंगल है, उसको आपको रिड्यूस्ड बियरिंग में कन्वर्ट करना है, तो अगर वो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्वाड्रेंट उसका रहेगा NE। NE हमें पता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नॉर्थ साउथ, N मतलब नॉर्थ, E मतलब NE, E फॉर ईस्ट, N फॉर नॉर्थ। सो नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। 90 से 180 के बीच में अगर हमारे पास कोई भी होल सर्कल बेयरिंग की रीडिंग है, उसको हमें कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड बेयरिंग में, तो हम क्या करेंगे, 180 से वो जो भी रीडिंग है उसको हम माइनस कर लेते हैं। 180 माइनस वॉट एवर द रीडिंग्स वी हैव, राइट। तो वो जो एंगल हमें मिलेगा वो आएगा आपका SE सिस्टम में, SE, S फॉर साउथ, E फॉर ईस्ट। थर्ड वन, अगर वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, दैट मीन्स कि वो 180 से 270 के बीच में है, तो वो 180 से ज्यादा है, तो हमारे पास वो जो वैल्यू है उसमें से हम 180 को माइनस कर देंगे, वो आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में SW। फोर्थ वन इज 270 टू 360, तो ये 360 से ज्यादा आपका रीडिंग, 360 माइनस जो भी आपको रीडिंग मिल रहा है वो आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा, वो आपका आएगा NW सिस्टम में। तो ये 4 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं जब भी हमें होल सर्कल बेयरिंग दिया है और उसमें से अगर हमें रिड्यूस्ड बेयरिंग में कन्वर्ट करना है, तो ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दैट वैल्यू रिमेन सेम, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो 180 से वो वैल्यू को माइनस कर लो, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है
तो वो जो वैल्यू है उसमें से 180 माइनस कर लो, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सो 360 माइनस दैट वैल्यू। इससे उल्टा, अगर हमारे पास रिड्यूस्ड बेयरिंग में वैल्यू है और उसको हमें कन्वर्ट करना है होल सर्कल बेयरिंग में, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों चीजें सेम रहेगी, होल सर्कल बेयरिंग इक्वल्स टू रिड्यूस बेयरिंग। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है रीडिंग, तो उसको हम 180 माइनस रिड्यूस बेयरिंग करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो रिड्यूस्ड बेयरिंग प्लस 180। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो 360 माइनस रिड्यूस्ड बेयरिंग। तो उसके बेस पे हमें यहाँ पे होल सर्कल बेयरिंग में रीडिंग मिल सकती है। Certain examples are there. 49 डिग्री इज गिवन टू यू। 49 डिग्री में जो भी वैल्यू आती है वो होल सर्कल बेयरिंग रिप्रेजेंट करती है। तो 49 डिग्री को हम कैसे मार्क करेंगे? जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ से लेके 49 डिग्री की वैल्यू आती है होल सर्कल बेयरिंग में। होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम किसका रिप्रेजेंटेशन है? प्रिज्मेटिक कंपास का। प्रिज्मेटिक कंपास में दो कंस्ट्रेन है, नॉर्थ से ही मेजर करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करना है। तो 49 डिग्री को हम नॉर्थ से मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये समवॉट यहाँ पे आएगा। अब 49 डिग्री दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल क्या है कि होल सर्कल बेयरिंग की जो वैल्यू है वही वैल्यू रिड्यूस बेयरिंग की रहेगी। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, नॉर्थ से स्टार्ट किया था, नॉर्थ से हम चले टुवर्ड्स द ईस्ट, कितना डिग्री चले? 49 डिग्री। सो नॉर्थ 49, नॉर्थ से चले कितना डिग्री चले? 49 डिग्री। किस एंड पे जाके पहुंचे? ईस्ट। सो नॉर्थ 49 डिग्री टुवर्ड्स द ईस्ट। दैट इज द आंसर। सेकेंड वन, 240। अब 240 जो वैल्यू है दैट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड वन इज 180 to 270। तो हमारा ये जो आंसर है 240 वो है थर्ड क्वाड्रेंट में। इट्स समवॉट लाइक दिस, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक आया, ये हमारा है 240। अब थर्ड में रूल क्या है? अगर कोई भी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उस वो जो पर्टिकुलर एंगल है उसमें से आप 180 माइनस कर लो। सो 240 माइनस 180 आंसर इज 60 डिग्री। दैट मीन्स कि ये जो एंगल है ये एंगल आपका आएगा 60 डिग्री का, ये एंगल आएगा 60 डिग्री। तो आंसर कैसे लिखेंगे? साउथ से चल रहे हैं, 60 डिग्री चले टुवर्ड्स द वेस्ट। साउथ से चले कितना चले? 60 डिग्री टुवर्ड्स द वेस्ट। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट वन इज अ कन्वर्ट द फॉलोइंग होल सर्कल बेयरिंग इनटू रिड्यूस्ड बेयरिंग। अब 190 डिग्री है, 190 डिग्री को हम कैसे कर सकते हैं? 190 डिग्री दैट इज द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये हमने पहले ड्रॉ किया। 190 पहले शो करना है, ये 0 से 90, 90 से 180 एंड 180 से थोड़ा सा ज्यादा होता है 190। तो ये जो एंगल आया आपका वो आया 190। रूल क्या है? अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो 190 माइनस 180, यू विल गेट दिस आंसर। ये आपका आएगा 10 डिग्री। आंसर कैसे लिखेंगे? साउथ से चले 10 डिग्री टुवर्ड्स द वेस्ट। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट वन इज 260। 260 भी कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 260 दैट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखो जब भी हम ये कन्वर्ट कर रहे हैं ना होल सर्कल बेयरिंग से रिड्यूस बेयरिंग में, आपको हर टाइम ये छोटा सा फिगर बनाना है। जब भी आप ये बनाओगे तब भी आप इजीली आपके आंसर्स लेके आओगे। आप डायरेक्टली डील करोगे तो समटाइम्स देयर मे बी चांसेस ऑफ मिस्टेक, सो डोंट डू इट। जब भी कन्वर्जन करना है
prepare this figure. It takes hardly 2 minutes, not more than that. 260 डिग्री है, समवॉट वो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आपका आएगा यहां से 260 डिग्री। 260 डिग्री में से 180 माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 80 डिग्री। तो ये इतना आया 80। आंसर क्या आएगा, साउथ से चले 80 डिग्री टुवर्ड्स द वेस्ट। थर्ड वन इज 315। 315 degree, that means it lies in the fourth quadrant, north, south, east and west. 315 that lies in the fourth quadrant, ये पूरा क्लॉकवाइज जाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो रीडिंग दिया है वो दिया है हमें होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में 315। What is the rule of the conversion? If the angle lies in the fourth quadrant, 360 minus that angle. So 360 minus 315, you will get this value. इतना मिलेगा आंसर। ये कितना मिला, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कहाँ से चलेंगे हम नॉर्थ से चलेंगे। नॉर्थ 45 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट। North 45 degree towards the west, that is the correct answer. बहुत इजी है ये कन्वर्ट करना, और ये आपके MCQs में बहुत बार आता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, और टेबल आपको याद रखनी है कन्वर्जन की, और उसके साथ साथ ये आप छोटा सा स्केच बना लोगे तो आपका काम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग। फोर बेयरिंग मीन्स व्हाट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम जो एंगल लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ फोर बेयरिंग, और बैक बेयरिंग दैट मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप ऐसे सिंपल याद रख सकते हो। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द बेयरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सर्वे लाइन दैट इज कॉल्ड एज अ फोर बेयरिंग ऑफ दैट लाइन। The bearing of a line measured in the direction opposite to the direction of the progress of the survey. जिस लाइन में आप जा रहे थे उसके अपोजिट लाइन में जाके, उसके अपोजिट आप जाके एंगल फाइंड आउट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं बैक बेयरिंग। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल मिलता है फॉर बेयरिंग, बैकवर्ड डायरेक्शन में दैट मीन्स उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में आपको जो एंगल मिलता है दैट इज द बैक बेयरिंग। फिगर से हम समझते हैं, ए से बी जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज द प्रोग्रेशन ऑफ द लाइन। ये एरो इंडिकेट करता है कि हम प्रोग्रेशन लाइन में जा रहे हैं। तो जब भी प्रोग्रेशन लाइन में जा रहे हैं उस टाइम पे हमें जो एंगल मिलता है दिस एंगल इज कॉल्ड एज अ फॉर बेयरिंग। और अगर हमने बी से जाके ये एंगल फाइंड आउट किया तो वो एंगल को बोलेंगे हम बैक बेयरिंग। बैक बेयरिंग पोजीशन चेंज हो जाती है। ये जो रीडिंग है थीटा वो हम लेते हैं ए से, ये जो थीटा 1 है वो हम लेते हैं बी से, राइट। ए से बी फॉरवर्ड डायरेक्शन था, प्रोग्रेशन लाइन था, इसके लिए उसको बोलेंगे फॉर बेयरिंग। बी से ए हम वापस आए, हम अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ बैक बेयरिंग। सिमिलरली ए से बी है, बट अब बी से हम ए जा रहे हैं, तो बी वाला ये अभी फोर बेयरिंग हो जाएगा और यहां से ये बैक बेयरिंग हो जाएगा, ये बैक बेयरिंग। ये एरो इंडिकेट करता है प्रोग्रेशन ऑफ द लाइन। अगर ये एरो ऐसा है तो वो चेंज हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। प्रोग्रेशन लाइन हमारी चेंज हो जाएंगी तो फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग वैल्यूज भी चेंज हो जाती है। अब ये दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। The bearing of a line measured in the forward direction that is called as the forebearing. Forebearing equals to back bearing plus minus 180. ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। प्लस माइनस 180 है, तो प्लस माइनस 180 दैट मीन्स हम कब प्लस यूज करेंगे और कब माइनस यूज करेंगे, दैट इज डिपेंड ऑन दिस वैल्यू। Plus sign is applied when the forebearing is less than 180.
जब भी फोर बेयरिंग की वैल्यू 180 से कम है तो हम प्लस साइन यूज करेंगे, जब भी फोर बेयरिंग की वैल्यू 180 से ज्यादा है उस टाइम पे हम माइनस साइन यूज करेंगे। In the quadrantal bearing system, the forebearing and back bearing are numerically equal, but the quadrants are just opposite. ये जो दो बातें हो रही है वो हो रही है होल सर्कल बेयरिंग की। होल सर्कल बेयरिंग में अगर आपकी जो रीडिंग है वो 180 से कम है तो आपको प्लस साइन यूज करना है, 180 से ज्यादा है तो माइनस साइन यूज करना है। क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में दोनों वैल्यूज न्यूमेरिकली सेम रहेगी बट सिर्फ क्वाड्रेंट इंटरचेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स कि वो नॉर्थ है तो उसकी जगह पे साउथ आ जाएगा, अगर वो ईस्ट है तो उसकी जगह पे वेस्ट आ जाएगा। वो जो वैल्यू है दैट वैल्यू रिमेन सेम, वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, if the bearing of a line AB line is north 60 degree towards the east, then its back bearing is south 60 degree towards west। तो आपने देखा सिर्फ ये क्वाड्रेंट्स इंटरचेंज हुए, नॉर्थ की जगह पे यहाँ पे साउथ आ गया और ईस्ट की जगह पे वेस्ट आ गया, बीच में जो एंगल था दैट एंगल रिमेन सेम। सर्टेन एग्जांपल्स आर देयर, 148 degree 65 degree then 285 degree 215 north 36 degree towards the west south 40 degree towards the east। जब भी इसके साथ डील करेंगे आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर बेयरिंग इक्वल्स टू बैक बेयरिंग प्लस माइनस 180। प्लस साइन कब यूज करेंगे? जब थीटा 180 से कम है, जब थीटा 180 से ज्यादा है तो माइनस साइन यूज करेंगे। कीपिंग दिस पॉइंट इन आवर माइंड एंड देन वी आर गोइंग फॉर द सोल्यूशन। बैक बेयरिंग ऑफ ए बी 145 जो वैल्यू है 180 से कम है तो हम उसमें ऐड कर देंगे, 145 प्लस 180 आंसर इज 325। बैक बेयरिंग ऑफ बी सी 65 डिग्री 180 से कम है तो हम क्या करेंगे, 180 उसमें ऐड कर देंगे, 245 डिग्री। बैक बेयरिंग ऑफ सी डी 285 वैल्यू, 285 is greater than 180, we are using minus sign, so 285 minus 180 answer is 105। बैक बेयरिंग ऑफ DE 215, 215 is greater than 180, 215 minus 180 आंसर इज 35। लास्ट के जो दो है उसमें वैल्यू रिमेन सेम, सिर्फ इंटरचेंज करेंगे क्वाड्रेंट्स को। बैक बेयरिंग ऑफ EF साउथ 36 डिग्री टुवर्ड्स द ईस्ट, बैक बेयरिंग ऑफ FG नॉर्थ 40 डिग्री टुवर्ड्स द वेस्ट। आई होप आपको ये बेसिक्स समझ में आए होंगे। इसके बाद वाला जो भी इसका सेकेंड पार्ट है उसमें हम इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आर देयर इन दिस यूनिट। तो इसके एक्चुअली 3 पार्ट्स बनेंगे। ये उसका फर्स्ट पार्ट था जो थ्योरी था, इसमें सेकेंड पार्ट जो न्यूमेरिकल्स का आएगा और थर्ड पार्ट आएगा आपका MCQ विद द एक्सप्लेनेशन। So I hope the first part is clear. Thank you so much everyone for listening me.